हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में हम पहला क्लास में कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कब होता है, लॉन्ग टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन कैसे होता है, लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब हम देखे थे। छोटा मोटा टॉपिक सब हम पढ़ लिए थे पहले क्लास में। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी लेकर आएंगे। हम कैपिटल गेन का एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे आज, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कैपिटल गेन्स के अंदर में है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, सेक्शन 48। अब कैपिटल गेन निकालने का क्या तरीका है? एक तो शॉर्ट टर्म का तरीका अलग है, लॉन्ग टर्म का तरीका अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज शॉर्ट टर्म पर टैक्स अलग लगता है, लॉन्ग टर्म पर टैक्स अलग लगता है। शॉर्ट टर्म पर इंडेक्सेशन नहीं होता, लॉन्ग टर्म पर इंडेक्सेशन होता है। क्या होता है इंडेक्सेशन, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, आगे आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, फॉर ऑल एसेसी एंड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट शेयर्स एंड डिवेंचर ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट। सभी के लिए, हर कैटेगरी के एसेट्स में सिर्फ शेयर्स और डिवेंचर जो कि एक नॉन रेसिडेंट ओन करता है उसको छोड़कर। क्या है रूल्स? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग आउट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन द फॉलोइंग अमाउंट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने में हम बेचेंगे, कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब हम कैलकुलेट करेंगे, जिस अमाउंट पर हम बेचे उससे हम कुछ चीजों को माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंडिचर इंकर्ड होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने पर हम खरीदे थे। मान लो मैं एक जमीन खरीदा था 2 लाख रुपए पर, आज 5 लाख रुपए में बेच रहा हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मान लो 3 महीने पहले खरीदा था, आज बेच रहा हूं। तो आज का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 5 लाख। आज बेचा कितने? 5 लाख में। अच्छा, बेचने टाइम 20,000 रुपए मुझे खर्चा करना पड़ा, साफ सफाई करवाना पड़ा और वो पिलर्स वगैरह लगाने पड़े जमीन के ऊपर, तो 20,000 रुपए मेरा खर्चा हो गया। तो ये क्या है? 20,000 एक्सपेंडिचर इंकर्ड होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। इस ट्रांसफर को करने के लिए जो एक्सपेंडिचर लगा वो 20,000 हो गया। तो मुझे नेट में कितना मिला? 4,80,000। अब 480 में से 2 लाख का तो मैं खरीदा था, उसको क्या बोलूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मैं जमीन 3 महीने खरीदने के बाद उस पर बाउंड्री वॉल भी करवाया था। बाउंड्री वॉल का खर्चा आया था 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये तो 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। 50,000 रुपए हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उस जमीन को इंप्रूव करने के लिए मैंने उसके ऊपर खर्चा किया था, मैं बाउंड्री वॉल करवाया था, तो वो भी माइनस हो गया। तो 2.5 लाख माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 2,30,000। दिस विल बी माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये मेरे लिए क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम इस तरीके से कैलकुलेट, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी हैं। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे ना, एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पर ऐड होता जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म तो समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म का क्या करें सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब जो एसेट्स को हम 36 मंथ्स, कोई कोई केस में 12 महीना है, किसी में 24 है और मैक्सिमम में 36 है। 36 महीने के लिए जिसको हम होल्ड किए हैं उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग आउट द ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन द फॉलोइंग अमाउंट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम ये सभी चीजों को माइनस करेंगे। क्या क्या है? वही एक्सपेंडिचर जो लगा। यहां पर बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पहले एक वर्ड ऐड हुआ है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इंडेक्स्ड क्या होता है? इंडेक्सेशन हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है और क्यों। सबसे पहले तो समझते हैं क्यों किया जाता है। व्हाट इज इंडेक्सेशन, होता क्या है इंडेक्सेशन? 2002 में मैं एक सामान खरीदा था, आज 2020 तो नहीं है, 25-26 हो गया है, 2020 मान लेते हैं। 2020 में इसका वैल्यू है 10 लाख। गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो प्रॉफिट हुआ इस पर टैक्स लगेगा, 2002 से 2020 का जो डिफरेंस अमाउंट है इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। मैं बोला क्या एक्चुअल में मुझे 19 लाख का प्रॉफिट हुआ है? तुम बोले हाँ सर हुआ है, 19 लाख का प्रॉफिट तो हुआ है। 1 लाख का सामान आप 9 लाख का प्रॉफिट तो हुआ है ना? 9 लाख का प्रॉफिट तो हुआ है।
1 लाख का सामान आप 10 लाख में बेचे हो तो 9 लाख का तो प्रॉफिट क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं बोला ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स वाइज में मान लिया मुझे 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मुझे ये बताओ 2002 में जो 1 लाख का वैल्यू था, आज क्या 1 लाख का वैल्यू वही है? 2002 में मैं 1 लाख रुपए में जितना सामान खरीद सकता था, क्या आज मैं वही 1 लाख रुपए में उतना सामान खरीद सकता हूं? क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आया है? क्या इकोनॉमी में महंगाई नहीं बढ़ा है? 2002 में अगर मैं 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदने जाता तो मुझे शायद 100 ग्राम मिल जाता। आज 100 ग्राम गोल्ड खरीदने जाऊं तो मुझे 10 लाख रुपए पड़ेगा। तो फिर कहां हुआ गेन? मॉनेटरी वाइज तो चलो मान लिया हो गया, लेकिन ये जो पैसा है, ये पैसा क्या रियल में प्रॉफिट हुआ है मुझे? रियल में तो मार्केट में उतना महंगाई बढ़ गया, जितना से मेरा प्रॉफिट हुआ उतना तो महंगाई बढ़ गया। अब बताओ क्या रियल में प्रॉफिट हुआ है? क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आया? इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन आ गया उतना। तो अब क्या करें? इसीलिए गवर्नमेंट बोला बात तो सही है तुम्हारा बात तो सही है, 9 लाख का प्रॉफिट दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये 9 लाख रियलिटी में अगर हम जाएं, सामान खरीदने जाएं मार्केट में, तो 9 लाख का प्रॉफिट नहीं है। आज 10 लाख रुपए में हम जो सामान खरीद पाएंगे, उस टाइम पर उसका वैल्यू 1 लाख के बराबर था। तो क्या हमें कुछ प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उस केस में गवर्नमेंट बोला हम एक सिस्टम लेकर आते हैं, हम इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्सेशन मतलब हम चेक करेंगे 2002 में महंगाई कितना था और 2020 में महंगाई कितना है। ये महंगाई कैसे चेक करोगे भाई? गवर्नमेंट का एक डेटा आता है, हर साल गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर पब्लिश करता है। इंडेक्स नंबर मतलब जैसे 2001 हमारा बेस ईयर है, 2001 में अगर कोई सामान 100 रुपए का था, तो 2002 में वो सामान अगर 102 रुपए का था, इसका मतलब 2% का इन्फ्लेशन आया है। हर साल गवर्नमेंट ऐसे 2003 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सीरियली हर साल का ऐसे परसेंटेज पब्लिश किया है। तो एक काम करो ना, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लो कि 1 लाख का वैल्यू आज के दिन में क्या है ना? इसी को तो बोलते हैं इंडेक्सेशन। तो हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, हमारा कॉस्ट को हम एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, और हम आज का वैल्यू को निकालेंगे। सर करके दिखा दो, अभी नहीं, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पर हम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस सुन लो कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, और इंप्रूवमेंट के केस में भी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें लेना है। बात समझ में आया? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में एक ही फर्क है, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी, और शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता है, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। वेयर कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स, डिवेंचर्स और वारंट्स एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 47(3) आर ट्रांसफर अंडर गिफ्ट और इरेवोकेबल ट्रस्ट। अगर गिफ्ट या इरेवोकेबल ट्रस्ट के अंदर में ट्रांसफर हो रहा है जो कि तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर किसी को हम फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री में दे रहे हैं तो तुम बोलोगे सर कंसिडरेशन कहाँ हुआ, ये तो फ्री हो गया। फ्री में दे रहे हैं तो हम मान लेंगे कि उस दिन का जो मार्केट वैल्यू था वो हमारे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक्सपेंस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48। एनी अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब क्या क्या एक्सपेंस माइनस नहीं होगा? एक्सपेंस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48, एनी अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 48। जनरली लिस्टेड शेयर्स के केस में क्या होता है, हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, ठीक है, वो टैक्स को हम माइनस नहीं होंगे। फॉर द अबव पर्पज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस द अमाउंट विच बियर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन the same proportion as cost inflation index for the first year in which asset was held by the SSE or for the year beginning on first day of April 2001 whichever is less। हम क्या करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए हमारे पास 2001 से डेटा अवेलेबल है अभी तक का, 2001 के पहले का डेटा नहीं है। तो 2001 के पहले के लिए हम क्या करते हैं, हम 2001 का वैल्यू चेक कर लेते हैं। 2001 का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का, और फिर 2001 से हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इंडेक्सेशन कर देते हैं। सर क्वेश्चन करवा देना, मैं अभी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हर प्रकार का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट, अगर कोई इंप्रूवमेंट हुआ है तो उसको भी हम इंडेक्सेशन कर लेंगे। 2001 के पहले हुआ है तब तो नहीं करना है क्योंकि 2001 के वैल्यू में आ जाएगा। 2001 के बाद जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है उसको इंडेक्सेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस द अमाउंट व्हिच बियर्स द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट द सेम प्रोपोर्शन एज कॉस्ट इन्फ्लेशन फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज सोल्ड बियर्स टू द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टू द एसेट टुक प्लेस। सर इतना टेक्निकल लैंग्वेज, हाँ ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स फेमस क्यों है? क्योंकि उसका लैंग्वेज इतना टेक्निकल है। वो बोलते हैं इसको बोला गया कान पकड़ो। एक होता है ये डायरेक्टली अपना कान पकड़ लिया, और दूसरा हुआ पीछे से हाथ घुमा कर कान पकड़ा। बात बराबर है, डायरेक्ट पकड़ो या घुमा कर पकड़ो, बात बराबर है। ये वही करता है। दिस इज योर इनकम टैक्स। ये तुम्हारा इनकम टैक्स है। ये जबरदस्ती का सेम चीज को घुमाकर बोलेगा। एक ही वही चीज बोलना है, वही इंडेक्सेशन करो बोल रहा है, लेकिन जितना लैंग्वेज में घुमा देगा ना, बच्चा को लगेगा कि अरे बाप रे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं इसको पढ़ते ही क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा इंडिया का। कुछ भी नहीं है, वही लिखा हुआ है कि इंप्रूवमेंट जो होगा उसको इंडेक्सेशन कर देना, बात खत्म, ठीक है। चलो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर means such index as central government may having regard to 75% of average rise in the consumer price index। नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट एक डेटा पब्लिश करता है हर साल, और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग इन्फ्लेशन निकाल लेते हैं। सर कौन सा डेटा है? ये वाला डेटा है, देखो टेबल में मैं दे दिया हूं तुम्हें। टेबल में मैं सीरियली निकाल कर दे दिया हूं। 2001 का 100, 2002-3 का, 2001 और 2002 का 100, 23 का 105। अब मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन। मान लो कोई एसेट में 2002 में खरीदा था, 2-3 में, ठीक है, 2002 2003 में खरीदा था 5 लाख रुपए का, और मैं 2010-11 में बेचा कितने रुपए का? 10 लाख रुपए। मैं बोलता हूं कि इसका इंडेक्सेशन करो। तो 2010-11 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है सर 10 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए में बेचे हो, माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर मान लेता हूं 0 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैं क्या करूंगा? इंडेक्सेशन करूंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना में खरीदा था? 5 लाख में। लेकिन अभी इसको क्या करना है? इंडेक्सेशन करना है। इंडेक्सेशन कैसे करूंगा? 2002-3 के वैल्यू को 2010-11 के वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? 2002-3 का जो नंबर था क्या था? 105, और 2010-11 का नंबर कितना है? 148। मैं कर दूंगा इंटू 148 डिवाइडेड बाय 105। 148 डिवाइडेड बाय 105। बात समझ में आया? क्यों किया ऐसे में? मैं क्या करूंगा? करंट ईयर के नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, और बेस ईयर का नंबर जब मैं एसेट खरीदा था उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा इन्फ्लेशन एडजस्टेड निकल जाएगा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना आ गया वैल्यू? 5 लाख इंटू 148 डिवाइडेड बाय 105, 7,04,700। 7,04,700 761 7,04,761। तो 10 लाख में से इतना माइनस हुआ तो अप्रोक्स 2,95,249 ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। दिस विल बी माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दिस विल बी माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आया? इंडेक्सेशन कैसे करना है हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारा डेटा दिया हुआ है, कब से कब तक का डेटा दिया है हमें? हमें पूरा 2023-24 तक का डेटा दे दिया है। 2024-25 का डेटा अभी है नहीं, अदरवाइज मैं तुम्हें वो भी दे देता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है।
देखो अब क्या करना है, अब ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में ना सब कुछ लिख दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, टोटल चीज का कैलकुलेशन करके हमें इस बॉक्स के अंदर में दे दिया। हमें क्या करना है, इस बॉक्स से लेना है डेटा और हमें आगे सॉल्व करना है। आ जाओ। अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर हम कोई एसेट को 1/4/2001 से पहले एक्वायर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अंडर गिफ्ट, विल, पार्टीशन, एचयूएफ, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, तो हम क्या करेंगे उस केस में हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, हम 2001 का जो वैल्यू होगा 1 अप्रैल 2001 का, उसका जो मार्केट वैल्यू होगा, फेयर मार्केट वैल्यू, उसको ले लेंगे। उससे पहले का डेटा हमारे पास होता नहीं है, हम सारा कुछ मानने लगे हैं अब कि 2001 हमारे लिए बेस ईयर है। 2001 से पहले का अगर कुछ है तो एक काम करो, फालतू का कैलकुलेशंस छोड़ो, 2001 का वैल्यू कितना था वो देख लो, वो निकाल लो, वो निकालने के बाद वहां से आगे का कैलकुलेशन शुरू कर दो। ठीक है, तो 2001 का जो भी वैल्यू था इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 2001 एंड 2। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं इन्फ्लेशन के लिए वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, 1/4/2001 के बाद अगर कोई इंप्रूवमेंट हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसको इंडेक्स करेंगे, करंट ईयर का वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर का वैल्यू। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001 नॉट अंडर एनी मोड मेंशन अबव, अगर 1/4/2001 के बाद एक्वायर किया गया है तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जैसे कॉस्ट हम लोग इंडेक्सेशन करते हैं, नॉर्मली हम लोग इंडेक्सेशन करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है सर, बहुत टाइम हो गया, क्वेश्चन करवा दो, करवाऊंगा, हड़बड़ी मत करो, सब कुछ पहले पढ़ लेते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली इंडेक्सेशन हो रहा है। इंडेक्सेशन में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसके साथ करंट ईयर का जो टेबल में वैल्यू था वो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय बेस ईयर का वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बस खत्म का। केसेस कब हमें इंडेक्सेशन नहीं करना है ये लर्न कर लेना, याद रखना। केसेस इन विच द इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज नॉट टू बी डन while कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कभी कभार हमें इंडेक्सेशन करना अलाउड नहीं होता है। कब कब अलाउड नहीं होता है, मैं फटाफट से रीड कर रहा हूं, ये लर्न करने वाला चीज है। ठीक है, एक तो गोल्ड बॉन्ड के केस में याद रख लो, कोई भी प्रकार का गोल्ड बॉन्ड है तो उस पर इंडेक्सेशन नहीं होता है। ठीक है सर, ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, कोई भी लॉन्ग टर्म डिवेंचर या बॉन्ड्स है तो नो इंडेक्सेशन, गोल्ड बॉन्ड नो इंडेक्सेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर इन इंडियन कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट एसएससी, कोई नॉन रेसिडेंट एसएससी है तो वो अगर ट्रांसफर कर रहा है तो नो इंडेक्सेशन, ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग और डिवीजन, स्लम सेल मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई पूरा बिजनेस विद एसेट सब कुछ बेच रहा है जिसको हम स्लम सेल बोलते हैं, तो उस केस में भी इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर इन द कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, कोई बिजनेस ट्रस्ट के केस में नो इंडेक्सेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड के केस में नो इंडेक्सेशन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जीडीआर के केस में नो इंडेक्सेशन, कोई भी प्रकार का जीडीआर है नो इंडेक्सेशन, सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन परचेज बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई एफआईआई, बेसिकली नॉन रेसिडेंट और एफआईआई जो खरीदेंगे उस पर नो इंडेक्सेशन, गोल्ड बॉन्ड्स पर नो इंडेक्सेशन, जीडीआर्स पर नो इंडेक्सेशन, म्यूचुअल फंड का एसेट हो, बिजनेस ट्रस्ट का हो, नो इंडेक्सेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स बाय नॉन रेसिडेंट, अगेन नॉन रेसिडेंट आ गया, नो इंडेक्सेशन। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो कहां कहां पर नहीं करना है वो तो समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज अवेलेबल विद रेस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज नॉट टू बी डन व्हाइल कैलकुलेटिंग गेन और लॉस ऑन डेप्रिशिएबल एसेट, याद रखना यहां से क्वेश्चन आया एग्जाम में। डेप्रिशिएबल, अगर कोई एसेट पर अगर डेप्रिसिएशन तुम चार्ज कर रहे हो, मान लो मेरा कोई बिजनेस है, बिजनेस में मैं बहुत बड़ा बड़ा मशीन्स लगा रखा हूँ या बिल्डिंग बना रखा हूँ, उस बिल्डिंग पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, एज सच ऑफ सच गेन लॉस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वहां पर उस बिल्डिंग को बेचने के लिए, मतलब कोई भी एसेट पर अगर तुम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, तुम हर साल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा रहे थे,
तो उस केस में तुम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते, ठीक है। और उसको बेचने पर हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। नो इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म के केस में तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं, हम पहले पढ़ लिए थे, खाली लॉन्ग टर्म के केस में होता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट shall be allowed in respect of long term capital gain arising on transfer of sovereign gold bond, ठीक है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो अलाउड होगा, बाकी के केस में अलाउड नहीं होगा। आते हैं आगे, अब करेंगे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो फटाफट से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन 2002-03 कितना दिया हुआ है, 1,20,000 दिया हुआ है। 2002-03 में मैं एक एसेट खरीदा, कितना में, 1,20,000 रुपए। फाइंड आउट इंडेक्स्ड कॉस्ट इफ सोल्ड इन 2023-24। अगर 2023-24 में बेचा जाए तो बताओ उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होगा। तुम्हें इंडेक्सेशन कितना दिया हुआ है, 2002-03 का वैल्यू दिया है 105 और 2023-24 का दिया हुआ है 348। सर क्या ये वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में देगा, यस। खाली याद रखना 2001 और 2002 का वैल्यू जो है, 2001-2 का वैल्यू जो है वो 100 होता है। ये कभी भी नहीं देगा क्योंकि ये बेसिक है। 2001 हमारा स्टार्टिंग ईयर है, बेसिक है, तो इसका कभी भी नहीं देगा। बाकी कोई भी ईयर चाहिए वो क्वेश्चन में देगा, तुम्हें रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। खाली एक तो याद रखना 2001 वाला जो वैल्यू है वो 100 होता है, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 340। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू करंट ईयर का वैल्यू। करंट ईयर का वैल्यू कितना है, 348 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का वैल्यू, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर आंसर कितना आया है, 3,97,714। क्लियर है, ठीक है, हो जाएगा। इंडेक्सेशन तो कर लोगे फटाफट से, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ज्वेलरी, ईयर ऑफ परचेज 2004-05, बेचा कब है, 23-24 में। 23-24 का इंडेक्स है 348, ठीक है। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ सर, निकाल लेंगे इंडेक्सेशन, क्या बड़ी बात है इसमें, हम तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो मैं करके दिखाता हूं फटाफट से, यहीं पे कर देता हूं साइड में। अच्छा इसको छोटा कर लेता हूं, पहला वाला कब खरीदा गया, 2004-05 में, कितना, 80,000 रुपये। तो 80,000 इंटू बेचा कब जा रहा है, सारा एसेट को 23-24 में बेचा जा रहा है। 23-24 का वैल्यू दिया हुआ है 348, 348 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का वैल्यू, मतलब 2004-05 का वैल्यू। 4-5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 113, 113। जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा आंसर। कितना आना चाहिए आंसर, डिवाइड करके 2,46,372, 2,46,372, ठीक है। उसके बाद सेकंड, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के केस में क्या होता है, नो इंडेक्सेशन, इस पर कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हाउस, हाउस के केस में तो होगा, कितना है, 4 लाख रुपए है, इंटू करंट ईयर का वैल्यू 348 डिवाइडेड बाय बेस ईयर कौन सा है हाउस के केस में, 2010-11, 2010-11 का वैल्यू है 164, 167 सॉरी। तो आंसर निकाल दो, 348 डिवाइडेड बाय 167, तो हाउस का आंसर आ गया हमारा 8,33,533, 8,33,533, ठीक है। और आखिरी, ये ध्यान देना, प्लॉट इनहेरिटेड, इनहेरिट किया है, खरीदा नहीं है। फादर बहुत पहले खरीदे थे, हम इनहेरिट किए हैं। कब किए हैं, 2001 से पहले किए हैं। तो 2001 से पहले जब इनहेरिट किए थे उसका एक्चुअल में कॉस्ट क्या था, 1 लाख। लेकिन दो हमें क्या देखना रहता है, 2001 2001 से पहले का एसेट में हम क्या देखते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। इस केस में कितना था वो, 2 लाख रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो
1/4/2001 का वैल्यू दिया हुआ कितना 2 लाख, हम क्या लेंगे डायरेक्टली 2 लाख ले लेंगे। 2 लाख इंटू करेंट ईयर का वैल्यू 348, तो इसमें बेस ईयर का वैल्यू अप्लाई होगा। बेस ईयर कितना होना चाहिए 100। देखो बेस ईयर नहीं दिया, मैं बोला ना एक ठो याद रखना पड़ेगा तुम्हें, 2001 वाला वैल्यू 100, वो क्वेश्चन में नहीं देगा क्योंकि बेस है, स्टार्टिंग 100 से होता है, ये तो कॉमन सेंस हो गया ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, आंसर आएगा 6,96,000। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, चलें आगे। हाँ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अच्छा, ये वाला प्रोविजन हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैं इसको अभी के लिए स्किप करता हूं। हम आ जाते हैं यहीं पर बैक। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा फॉरेन का जो डॉलर्स के केस में होता है वो प्रोविजन पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं लिखा था स्क्रीन में वो करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।